आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। मराठा भारतीय इतिहास की उस शक्ति का नाम जिसने मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका अदा की, और इस शक्ति की छत्र छाया में देश एक सूत्र में बंधकर स्वराज के लिए खड़ा हो गया। छत्रपति शिवाजी, संभाजी राव से लेकर न जाने कितने ही योद्धाओं की सरपरस्ती में इस शक्ति का विस्तार देश के कोने कोने तक हुआ। लेकिन इनमें एक योद्धा था जिसने दिल्ली तक को घुटनों पर ला दिया, जो अजिंक्य था, यानी उसे कभी कोई जीत नहीं पाया। उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा। जंग, राजनीति और रणनीति का ऐसा माहिर कि जिस ओर बिसात बिछा दी वहीं मराठा साम्राज्य की विजय पताका फहर गई। शत्रु उसके नाम से खौफ खाता था, और रणभूमि में उसके होने का मतलब था सिर्फ और सिर्फ जीत। और ये महाधुरंधर योद्धा था पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप आज तक रेडियो का बेहद खास प्रोग्राम सुन रहे हैं नामी गिरामी। और आज हम सुनाएंगे आपको कहानी पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की, जिन्होंने जितने भी युद्ध लड़े सारे जीते। अठारह अगस्त 1700 को स्वराज के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के मुख्य प्रधान बालाजी विश्वनाथ की पत्नी राधाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया। प्यार से उसका नाम रखा गया विसाजी, जो आगे चलकर जाना गया बाजीराव के नाम से। चूंकि पिता छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे, इसलिए बचपन से बाजी को एक बेहतर माहौल मिला। खुद बालाजी के अलावा कुशल शिक्षकों ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र में पारंगत किया, और वो बचपन में ही अपने पिता के साथ युद्ध अभियानों पर जाने लगे। इस दौरान कई बार उन्होंने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से दुनिया को परिचित कराया। फिर 1720 में जब उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई, तो 20 साल की उम्र में पेशवाई जैसे बड़े पद का भार उनके कंधों पर आ गया। और जब बाजीराव को पेशवा बनाया गया तो इसका विरोध भी खूब हुआ। दरबारियों को लगता था कि बाजीराव बहादुर तो हैं, लेकिन उनका जवान खून बहुत गर्म है, वो बेलगाम और मुंहफट है, और उनका यही स्वभाव सब पर भारी पड़ सकता है। लेकिन शाहूजी महाराज को बाजीराव पेशवा की योग्यता पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो कहते थे कि यदि उन्हें 1 लाख की फौज और बाजीराव में से किसी एक का चयन करना हो तो वो निश्चित रूप से बाजीराव को चुनेंगे। बालाजी की मौत के बाद मुगलों को लग रहा था कि वो मराठा साम्राज्य को दबा लेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का भान नहीं था कि बालाजी का बेटा उनसे भी ज्यादा पराक्रमी है। और पेशवाई मिलते ही बाजीराव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। 1721 में सबसे पहले दक्कन के निजाम से कर से जुड़ा एक विवाद उन्होंने सुलझा दिया और दक्कन के निजाम को नजरबंद कर लिया। तो क्या था वो किस्सा, आप बाजीराव बल्लाड़, एक अद्वितीय योद्धा नाम से किताब लिखने वाली लेखिका अनघा जोगलेकर से सुनिए। तो दरअसल बात उस समय की है जब औरंगजेब ने संभाजी और यशोबाई जो राजमाता थी, शाहू जी, पूरे राज परिवार को कैद कर लिया था। तो जब बाजीराव के पिताजी जो बालाजी विश्वनाथ थे, जब वो पेशवा बने तो वो राजमाता को छुड़ाने गए थे। और वो उस वक्त बाजीराव काफी यंग थे, छोटे से थे। तो जब वो राजमाता को छुड़ा के लाए तो उस समय उन्होंने मुगलों के साथ 2 संधि पत्रों पे हस्ताक्षर करवाए थे कि सरदेशमुखी और चौथ, ये जो है 2 तरह के कर होते थे जो कि शिवाजी महाराज के समय से लागू थे। शिवाजी महाराज अपने आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करते थे, उसके बदले आसपास के लोग अपनी कमाई का 1/4 उनके खजाने में जमा करते थे। कर होता था जैसे आज होता है। तो मुगलों ने हस्ताक्षर किए थे कि ये सरदेशमुखी और चौथ आपके खजाने में जमा होगा। लेकिन जो विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ, उनकी असमय मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु के कारण वो पैसे जमा नहीं हो पाए। कागजों में जरूर लिखा रहा, लेकिन जमा नहीं हो पाए। तो जब 19 साल की उम्र में, 19-20 साल के बाजीराव जब पेशवा पद पे आसीन हुए
तो शाहू जी ने उनको पहला काम जो सौंपा कि आपको ये सरदेशमुखी और चौथ इकट्ठा करना है। इसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा जो था वो था निजाम, जो हैदराबाद का निजाम था, निजामुल मुल्क, लेकिन वो उस समय औरंगाबाद में अपना डेरा जमाया हुआ था। तो उसके ऊपर जो चढ़ाई की थी बाजीराव ने, और बाजीराव का शौर्य देख के, उनका पराक्रम देख के, उनकी वीरता देख के निजाम के पसीने छूट गए थे और उसने उनको आत्मसमर्पण कर दिया था। तो दक्षिण में निजाम, बुंदेलखंड में बंगश खान से लेकर गोवा में पुर्तगालियों और दिल्ली की मुगलिया सल्तनत तक को बाजीराव ने शिकस्त दी। उनके नेतृत्व में भारत के करीब 70% भूभाग पर भगवा परचम लहरा रहा था। महाराष्ट्र से बाहर ग्वालियर, इंदौर, देवास यानी मध्य भारत में उन्होंने अपने विश्वास पात्र शिंदे, होलकर, पवार जैसे मराठा सरदार खड़े किए। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने करीब 40 लड़ाइयां लड़ी और उनमें से एक भी नहीं हारी, और इस सब में काम आया उनका अद्भुत सैन्य कौशल। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे जनरल मॉन्टगोमरी ने भी उनके युद्ध कौशल की तारीफ की है। वो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली के बारे में तफसील से लिखते हैं। उनकी ये किताब आज भी ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के कोर्स में पढ़ाई जाती है। अनघा जोगलेकर बताती हैं कि बाजीराव अपनी सेना में इस तरह का सामंजस्य बनाकर रखते थे कि ना तो किसी तरह का कोई भेदभाव रहे और ना ही उनके लाव लश्कर की गति धीमी पड़े। जो बाजीराव जी की सेना थी उसमें सारे घुड़सवार ही थे, और लेकिन वो ना जितने घोड़े होते थे वो सवारों से ज्यादा होते थे। मतलब घुड़सवार यदि 2 है तो घोड़े 3 होते थे। जैसे सपोज 1, 2, 3 ऐसे घोड़े दौड़ रहे हैं तो पहले पे और तीसरे पे घुड़सवार होते थे, लेकिन जो दूसरा बीच वाला घोड़ा होता था वो खाली होता था, उस पर कोई नहीं दौड़ता था। थोड़ी देर बाद जो घुड़सवार वाला घोड़ा यदि थक जाता था तो वो घोड़े एक्सचेंज कर लेते थे। तो इस तरह से एक घोड़ा हमेशा बिना सवार के दौड़ता था ताकि उसको थोड़ी रेस्ट मिल जाए। तो वो ये भी और इससे एक और उनका होता था कि उनकी स्पीड कम ना हो, क्योंकि बाजीराव की जो सेना थी वो स्पीड के मामले में एकदम 40 मील प्रतिदिन के हिसाब से वो दौड़ते थे, और कई बार शत्रुओं को लगता था कि इतनी दूरी कवर करने में इनको 3-4 दिन लग जाएंगे, और उसी इसमें शत्रु अपना रहता था, और ये वो 4-5 दिन की दूरी या 1 या 2 दिन में कवर कर लेते थे और बाहर से जाके शत्रुओं को घेर लेते थे। दूसरी एक नीति और थी कि ये अपने साथ नौकर चाकर लेकर नहीं चलते थे। साथ ही ये जितने भी सैनिक थे इनके, वो सारी जाति, मतलब इनके इसमें जातिवाद बिल्कुल भी नहीं था। जितने भी सैनिक थे वो सारी जातियों के थे, और वो सबको उनकी योग्यता के आधार पर पद देते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था इनके जो मित्र थे राणोजी शिंदे, जो आजकल अंग्रेजों ने जिन्हें सिंधिया नाम दिया, जिन्हें हम जानते हैं सिंधिया के नाम से, वो बेसिकली शिंदे थे। और जो राणोजी शिंदे इनके अच्छे मित्र थे, बहुत वीर थे। उनको उनकी वीरता, योग्यता, जबकि वो ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी उनकी योग्यता और वीरता के आधार पर उन्हें मालवा का पश्चिम क्षेत्र छोड़कर पूरा मालवा उन्हें दे दिया गया था। और इसी तरह इनके जो मल्हार राव थे, मल्हार राव जो इनके मित्र थे वो धनगर थे। धनगर मतलब चरवाहे, वो भी ब्राह्मण नहीं थे, पर उन्हें मालवा का पश्चिम क्षेत्र का सूबेदार बना दिया था इन्होंने। तो इनके इसमें जातिवाद बिल्कुल नहीं था, और सारे सैनिकों के साथ बैठ के खाते थे, साथ बैठकर उनका जो खेमा था, कहीं अलग से उनका खेमा नहीं था, साथ बैठकर ही सबके साथ समय व्यतीत करते थे। बाजीराव की शादी पुणे के चास्कर परिवार की काशीबाई से 1711 में ही हो गई थी, लेकिन मस्तानी बाई से बाजीराव के प्रेम संबंध की कहानी ज्यादा ही मशहूर है। लोग उन्हें उनके युद्धों के लिए उतना नहीं जानते जितना मस्तानी के प्रेम के लिए जानते हैं। मस्तानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी थी। 1728 में जब बंगश खान ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया तो उस वक्त उन्हें एक पत्र लिखकर राजा छत्रसाल ने मदद का बुलावा भेजा था। इसमें लिखा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। पत्र मिलते ही बाजीराव बुंदेलखंड की ओर रवाना हो गए। यहां उन्होंने बंगश खान को धूल चटा दी। इसके एवज में छत्रसाल ने बाजीराव को राज्य का 1/3 हिस्सा दे दिया और अपनी बेटी मस्तानी का हाथ भी। मस्तानी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही युद्ध कला और नृत्य कला में दक्ष भी थी। बाजीराव भी उन पर मोहित हुए बिना रह नहीं पाए। उन्होंने मस्तानी से शादी की और उनसे उनको एक बेटा हुआ, शमशेर बहादुर। मगर इतिहास में कई जगह ऐसा दिखाया गया है कि बाजी मस्तानी के प्यार में पागल थे और उनके परिवार के सभी लोग इस रिश्ते से उनके विरोध में आ गए थे। पर अनघा जोगलेकर इससे थोड़ी अलग राय रखती हैं।
फिल्मों में भी जैसे दिखाया गया बाजीराव जी को एक पागल प्रेमी की तरह दिखाया गया, ही वॉज नॉट लाइक दैट। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जो इंसान 20 साल के कार्यकाल में 41 लड़ाइयां लड़ता है और सारी लड़ाइयां जीतता है, उसके पास समय ही कितना रहा होगा अपने घर परिवार के लिए। उसमें उनकी पत्नी थी, बेटा था, माँ थी, भाई था, उनका पूरा परिवार था। और मस्तानी से जो उनका विवाह हुआ, उन्होंने प्रॉपर उनसे विवाह किया था, पूरी शादी की थी। और जिस समय उन्होंने मस्तानी से शादी की, उस समय जितने भी राजा होते थे, सेनापति होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, वे सारे पत्नियां 2, 3, 4 पत्नियां करते थे। और उसका कारण भी था कि कभी संधि के तौर पर, कभी किसी राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वो एक कभी गिफ्ट के तौर पर भी वो अपनी राजकुमारियों का विवाह राजाओं के साथ करते थे, जिससे 2 देशों में, 2 राज्यों में अच्छे संबंध बन सके। तो उसी संबंध में जब बुंदेलखंड पे ये मदद के लिए गए थे बाजीराव जी, तो उनका विवाह मस्तानी के साथ हुआ था। हाँ, मस्तानी से उनका प्रेम बहुत था। और हालांकि मस्तानी के लिए उनकी माँ फेवर में थी, उनको कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी काशीबाई, वो जरूर इसके अगेंस्ट में थी, इस विवाह के। और इसी चलते काशीबाई और बाजीराव जी का जो पुत्र था, वो भी इसके अगेंस्ट में था। और जब बाजीराव जी की मृत्यु हुई, तो ऐसा कहते हैं कि मस्तानी भी उधर, जब बाजीराव जी की खबर आई, तो मस्तानी भी उसी समय अपने महल से गायब हो गई थी। शायद उसने आत्महत्या कर ली थी या फिर उसे मार डाला गया था। बाजीराव की तमाम लड़ाइयों में सबसे प्रमुख रहा उनका मुगलों की दिल्ली को जीतने का अभियान। 1736 में उन्होंने आगरा के गवर्नर सादात खां और दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। लेकिन बाजीराव को पता था कि दिल्ली दरबार का खौफ तभी लोगों के मन से छटेगा जब दिल्ली पर सीधा हमला होगा। बाजीराव ने इसी उद्देश्य से दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और महाराष्ट्र से दिल्ली तक की 10 दिन की दूरी बाजीराव ने 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में बिना रुके, बिना थके पूरी कर ली। और ताज्जुब होगा आपको यह जानकर कि देश के इतिहास में अब तक सिर्फ 2 ही राजाओं के आक्रमण सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा महान योद्धा बाजीराव का दिल्ली की मुगल सल्तनत पर हमला करना। 3 दिन तक बाजीराव ने दिल्ली के किले में डेरा डाले रखा और उसके बाद वो वापस महाराष्ट्र लौट आए। बाद में दिल्ली के बादशाह ने दक्कन के निजाम की सहायता लेकर बाजीराव से भोपाल में युद्ध किया, लेकिन हार ही होनी थी, सो हुई भी। निजाम को वापस लौटना पड़ा। बाजीराव यहीं नहीं रुके। उनका अगला अभियान पुर्तगालियों के खिलाफ था। पश्चिमी तट पर अवैध रूप से कब्जा कर बैठे पुर्तगालियों को उन्होंने अपने भाई चिमंजी अप्पा के नेतृत्व में हराया और उनके थाना, किला और बेसिन पर अधिकार कर लिया। बाजीराव पेशवा अपने देश के कर्तव्य में बंधे लगातार एक के बाद एक मुहिम को अंजाम देते जा रहे थे, लेकिन इन युद्धों में लगातार लगती चोटों और उनके उपचार का समय न मिल पाने की वजह से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। कहते हैं थकान दूर करने के लिए वो शराब वगैरह का भी सेवन करने लगे थे। इसी बीच साल 1740 में इंदौर के पास खरगोन जिले के रावरखेड़ी में उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ था। यहीं उन्हें तेज बुखार आया और उनका निधन हो गया, और यहीं नर्मदा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बाजीराव का केवल 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाना सिर्फ मराठों के लिए ही नहीं, देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगले 200 सालों तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। उनके बाद कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाता। कहते हैं अगर बाजीराव पेशवा कम उम्र में ना चले गए होते तो ना अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते, और ना अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें होती। भले ही कम जीवन जिया बाजीराव ने, लेकिन उनका जीवन देश प्रेम, शौर्य और पराक्रम का गवाह बना। पूरा देश बाजीराव के योगदान का हमेशा ऋणी रहेगा। तो नामी गिरामी की ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें बताइएगा radio@aajtak.com पर। मेरा नाम अमन गुप्ता है और इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की हमारे साथी अमृत रेगी ने। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से।
आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आश्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।